हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज अपन लोग पढ़ेंगे हेड एंड नेक एंजियोग्राफी। पीछे अपन ने कोरोनरी एंजियोग्राफी देख लिया था और अओर्टोग्राफी देख लिया था। अओर्टा का एग्जामिनेशन था और कोरोनरी यानी जो अपनी कार्डियक की जो होती हैं ब्लड वेसल, उनके बारे में जो एंजियोग्राफी होती है वो देख ली थी। अब अपन हेड और नेक की एंजियोग्राफी देखेंगे, जिनको सेरेब्रल और कैरोटिड एंजियोग्राफी बोलते हैं, है ना। तो जो आर्टरी होती हैं उसी हिसाब से नाम दे रखा है इनका कि सेरेब्रल आर्टरी के लिए सेरेब्रल एंजियोग्राफी और कैरोटिड के लिए कैरोटिड एंजियोग्राफी। तो थोड़ी सी इसमें जो है एनाटोमी अपने को देखनी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो प्रोसीजर होता है एंजियोग्राफी का वो सब का सब सेम रहता है। आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ इसमें एनाटोमी, मतलब आपको पता होनी चाहिए कौन सी आर्टरी कहाँ से जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पूरा क्या है इसमें पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। यह है हेड एंड नेक आर्टरीज का रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है, यानी जो सिर है और जो आपकी गर्दन है उसमें जो आर्टरीज होती हैं उसका रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा इनटू द वेसल्स थ्रू ए कैथेटर। तो कैथेटर की हेल्प से वेसल के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके नैरोइंग, है ना, नैरोइंग अगर है, ब्लॉकेज अगर है उनके अंदर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ है वेसल के अंदर, तो उन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए अपनी ये करते हैं प्रोसीजर। जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया ट्रैवल करेगा थ्रू दी ब्लड फ्लो, तब रेडियोग्राफ है वो लिए जाएंगे, ऑब्टेन किए जाएंगे। तो जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो ट्रैवल करेगा ब्लड के साथ, ब्लड फ्लो के साथ में जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे रेडियोग्राफ लेंगे उनसे। कैथेटराइजेशन के लिए फेमोरल अप्रोच को सिलेक्ट किया जाएगा। ये बात अपन ने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कैथेटराइजेशन करने के लिए जो कार्डियक लैब में, कैथ लैब में कैथेटराइजेशन करते हैं, उसके लिए अपन फेमोरल अप्रोच पकड़ते हैं, है ना। बाकी आप ब्रैंकियल और रेडियल भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। बाकी अपन नॉर्मली राइट थाई से करते हैं, ग्रोइन वाले एरिया में राइट थाई में छोटा सा इंसिजन लगा के, और उसके बाद में वहाँ से कैथेटर डालते हैं। बट सम टाइम इसको ब्रैंकियल और रेडियल आर्टरी से भी किया जा सकता है, तो उससे भी हो सकता है। बाकी अपन मेन तो थाई वाली से करते हैं। ठीक है, अब कैरोटिड का मतलब क्या होता है? कैरोटिड एंजियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैरोटिड आर्टरी ऑफ द नेक। नेक के अंदर होती है कैरोटिड आर्टरी, तो उनकी स्टडी कहते हैं कैरोटिड एंजियोग्राफी। और सेरेब्रल एंजियोग्राफी किसको बोलते हैं? ब्रेन की 4 आर्टरी की स्टडी। ब्रेन के अंदर जो 4 आर्टरी होती हैं, है ना, अलग अलग नाम उनके, उनकी स्टडी, जिसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वर्टेब्रल आर्टरी और सर्कस ऑफ विलिस शामिल है। ठीक है, इसके अंदर ये आर्टरी शामिल है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी शामिल है, वर्टेब्रल आर्टरी और सर्कस ऑफ विली शामिल है। इनकी अगर स्टडी अपन करेंगे तो उसको बोलेंगे सेरेब्रल एंजियोग्राफी। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक के लिए अलग होता है और ब्रेन या फिर हेड के लिए अलग होता है। ठीक है, सेरेब्रल। कैथेटराइजेशन क्या होता है देखो। कैथेटराइजेशन में इसको परफॉर्म किया जाएगा इन कैथ लैब बाय द न्यूरोलॉजिस्ट या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। कैथेटर को नेक वेसल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो कैथेटराइजेशन क्या होता है? कैथेटराइजेशन है उसको कैथ लैब में न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। या तो रेडियोलॉजिस्ट होगा, है ना, इंटरवेंशन वाला, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट होगा, क्योंकि ब्रेन में अपन आर्टरी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक होगा। तो उसमें नेक में वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, कैथेटर को डाल लेगा वहाँ पे थ्रू दी सेलेक्टेड वेसल, एक वेसल को सेलेक्ट करके, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा इनटू द ब्रेन एंड नेक वेसल, ताकि एबनॉर्मलिटीज़ को डायग्नोस किया जा सके। तो सेलेक्ट करके वेसल अपन ने सेलेक्ट करी कि भाई इस वेसल में ये जाना चाहिए, है ना। जो कैथ लैब है उसमें चल रहा था, तो उस समय अपन ने क्या करा, कैथेटर डाल के वेसल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल दिया। ठीक है, ये ब्रेन की और नेक की किसी भी वेसल के अंदर हो सकता है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के बाद में एबनॉर्मलिटीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है उसकी हेल्प से। एंजियोग्राफी टीम अपन बार बार पढ़ रहे हैं, हर प्रोसीजर में एंजियोग्राफी टीम आ रही, तो आपको याद हो जानी चाहिए कि प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा? न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, क्योंकि हेड की है इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट है। कार्डियक की होती तो कार्डियोलॉजिस्ट आ जाता। तो ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिस्ट आ गया, हेड से रिलेटेड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है,
फिजिशियन है, एनेस्थीसिया वाली टीम है, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट है और कार्डियोलॉजिस्ट। कैथेटराइजेशन के लिए कार्डियोलॉजिस्ट आता है, ठीक है। वो कैथेटराइजेशन करेगा, क्योंकि देखो न्यूरोलॉजिस्ट तो है बट अपनी जो कैथेटर है वो कहाँ से होके जाएगी, वो अओर्टा से होके जाएगी, उसमें हार्ट का कैथेटराइजेशन होता है, तो सीधी सी बात है उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट अपने को चाहिए रहेगा। एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक आर्टरीज इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया डायग्राम बना के तो एग्जामिनर पता चल जाएगा कि आपने काम किया है इसके ऊपर। हेड एंड नेक ब्लड रिसीव करेंगे थ्रू द कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो हेड और नेक किससे ब्लड रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो कैरोटिड से या फिर वर्टेब्रल आर्टरी से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैरोटिड आर्टरी की। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो अराइज होती है फ्रॉम ब्रांक्योसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। ये जो ब्रांक्योसेफेलिक ट्रंक होता है वहाँ से ये अराइज होती है। एंड दी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो ब्रांच करेगी डायरेक्ट फ्रॉम द आर्च ऑफ ओर्टा। तो ब्रांक्योसेफेलिक जो ट्रंक होता है ये जो है, ठीक है, ये ब्रांक्योसेफेलिक ट्रंक है और ये आर्च ऑफ ओर्टा है, ऐसे जा रहा है ना, इसमें ब्रांचें निकलती हैं आर्च ऑफ ओर्टा में से। ये जो ब्रांक्योसेफेलिक ट्रंक है ना, यहाँ से आपकी कौन सी निकलती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इस ब्रांक्योसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, इनमें से कोई एक ब्रांच है, ठीक है। और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो सीधी आर्च ऑफ ओर्टा से निकलती है, माने ये वाला पार्ट यहाँ से कट कर दो और ये है आपकी यहाँ से डायरेक्ट निकलती है, ठीक है, आर्च ऑफ ओर्टा से, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में आपको ध्यान रखना, राइट तो ब्रांक्योसेफेलिक ट्रंक से निकलती है लेकिन लेफ्ट है वो डायरेक्ट आर्च ऑफ ओर्टा से निकलती है। थॉरॉइड कार्टिलेज के लेवल पे कैरोटिड जो आर्टरी होती है वो डिवाइड हो जाएगी इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। यानी अपनी जो गले के अंदर थायराइड कार्टिलेज होती है, ठीक है, जो ट्रेकिया के ऊपर लगी होती है थायराइड कार्टिलेज, वहाँ पे प्लेस होती है लोकेशन उसकी, तो उसके लेवल पे जब जाएगी कैरोटिड आर्टरी तो दो में डिवाइड हो जाएगी, इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी किसको, ब्रेन को, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई किसको करेगी, नेक एंड फेस को, ठीक है। तो नेक एंड फेस को तो अपनी एक्सटर्नल करेगी, बाहर वाली करेगी, और अंदर ब्रेन है तो ब्रेन को कौन सप्लाई करेगी, अंदर वाले, इंटरनल वाले। ध्यान रखना कैरोटिड वाली ही ये काम कर रही है, ठीक है। एक अपने पढ़ी थी वर्टेब्रल आर्टरी, अभी जिक्र किया था ना, तो राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी अराइज होंगी फ्रॉम सब क्लेविन आर्टरी। देखो ब्रांक्योसेफेलिक जो ट्रंक था उससे दो ब्रांचें निकलती हैं, राइट कैरोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेविन आर्टरी। समझा देता हूँ वापस में, ठीक है। ये जो है ये ब्रांक्योसेफेलिक ट्रंक में दो ब्रांचेज आ गई अपनी, ठीक है। फिर आगे जाके आर्च ऑफ ओर्टा से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी निकल गई। ये समझो आप, ये हार्ट से निकली हुई जो ओर्टा है उसके पार्ट आगे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये वाले जो पार्ट हैं वो तो आगे आपके राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सब क्लेविन आर्टरी, ये वाला हो गया लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और ये वाला हो गया लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी। इसने अपने को क्या बोला है कि वर्टेब्रल जो आर्टरी होती है ना, वो कहाँ से निकलती है, सब क्लेविन आर्टरी से निकलती है। तो अपने एक तो इसको दिया है सब क्लेविन नाम, मतलब एक तो ये है सब क्लेविन और एक ये है सब क्लेविन, तो इनसे कौन सी निकल रही है आपकी, वो वर्टेब्रल आर्टरी निकल रही है, ठीक है जी। तो वर्टेब्रल आर्टरी कहाँ से निकल रही है, सब क्लेविन से निकल रही है, याद रखना। वर्टेब्रल आर्टरी एंटर करेगी द क्रेनियल कैविटी, मतलब खोपड़ी वाली जो कैविटी होती है उसके अंदर एंटर करेगी वाय द फोरामन मैग्नम, है ना, जो ऑक्सीपिटल बोन के ऑक्सीपिटल के नीचे होता है ना फोरामन मैग्नम, वहाँ से एंटर करती है वर्टेब्रल आर्टरी, जहाँ पर बोथ वर्टेब्रल आर्टरी ज्वाइन करेंगे एंड फॉर्म करेंगे बेसिलर आर्टरी। देखो दोनों कौन कौन सी है, अब इसने बोला कि दोनों वर्टेब्रल आर्टरी ज्वाइन करेंगी और बेसिलर आर्टरी बना देंगे आगे जाके एक। तो दोनों कौन कौन सी होगी, एक तो राइट से जो निकल रही है राइट सब क्लीवेन से, और एक लेफ्ट सब क्लीवेन से जो वर्टेब्रल आर्टरी आगे निकल रही है, वो दोनों आगे जाके ज्वाइन करेंगे और बेसिलर आर्टरी बना देंगे। आगे बात सही आता है समझ में।
डायग्राम देखेंगे अभी। बेसिलर आर्टरी आगे ब्रांच होगी एंड लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। तो बेसिलर आर्टरी आगे किस में ब्रांच होगी? लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर डिवाइड होगी। चलिए प्ले डायग्राम देख लेते हैं, बाद में सर्कस ऑफ विलिस भी देखना, ये देख सकते हैं आप। सर्कस ऑफ विलिस तो ये नीचे है और यहाँ पे अपना ब्रांकियोसेफेली। अब एक एक स्टार्ट से समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो ये तो अपना आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है, आर्च बना रखा ना, चाप बना रखा, ठीक है। अब ये देखो इसने लिखा ब्रांकियोसेफेलिक, ठीक है, ये वाली ब्रांकियोसेफेलिक मैंने आपको समझाया था, ब्रांकियोसेफेलिक आर्टरी है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ऊपर जाके, राइट सब क्लेवियन में और राइट वर्टेब्रल। राइट वर्टेब्रल कहाँ से निकल रही है? उसी के अंदर से निकल रही है। लेकिन ब्रांकियोसेफेलिक की दूसरी ब्रांच कहाँ है? ये वाली। इसका क्या नाम है? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ब्रांकियोसेफेलिक की दो ब्रांचेज होंगे, ये दोनों। और उसने बोला था कि वर्टेब्रल आर्टरी किससे निकलती है? सब क्लीवियन से। देखो छोटी सी ब्रांच निकल गई ना सब क्लीवियन की यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये रही और लेफ्ट सब क्लीवियन आर्टरी ये रही। देखो ये दोनों अलग अलग हैं। ये आर्च ऑफ एओर्टा था ना, यहाँ से ये आर्च ऑफ एओर्टा, इसमें देखो ध्यान से कि ये वाली ब्रांच अलग निकल रही है, ये वाली भी अलग निकल रही है इसी से। तो लेफ्ट सब क्लीवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से निकल रही, और लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी ये रही आपकी, जो कि लेफ्ट सब क्लीवियन की ब्रांच है। ये देखो यहाँ जा रही है ये वाली, और यहाँ से ये राइट सब क्लीवियन से जा रही है, ठीक है। इसने क्या बोला? ये ऊपर जाके बेसिलार आर्टरी बनाएंगे। छोटा सा आपको धुंधला धुंधला बेसिलार दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये ज्वाइन हुई है दोनों वर्टेब्रल आर्टरी और बेसिलार आर्टरी का फॉर्मेशन किया। इसको बेसिलार आर्टरी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसने बोला था कि सेरेब्रल, एंटीरियर सेरेब्रल, देखो ये रहा पोस्टीरियर सेरेब्रल और एंटीरियर सेरेब्रल, ठीक है। ये आगे यहाँ पे आके डिवाइड हुई है ऊपर जाके ऐसे, ठीक है। ये इसका डायग्राम होता है ऐसा, अपना जो कॉकरोच होना था वैसा डायग्राम होता है इसका, सर्कस ऑफ विलिस का। ये सर्कस ऑफ विलिस बना रहे हैं आगे जाके, ठीक है। और बाकी ये जो है ना, ये ब्रांच चल रही है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल बताया था ना कि ये डिवाइड होगी। देखो यहाँ से एक एक्सटर्नल भी निकल गई बाहर, जो कि हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही है, तो इंटरनल वाली ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, याद है ना, ब्रेन को सप्लाई कर रही थी इंटरनल वाली कैरोटिड वाली, ठीक है। फिर नीचे सर्कस ऑफ विलियस आ जाता है। सर्कस ऑफ विलियस में क्या होता है कि वर्टेब्रल आर्टरी से आगे आगे पार्ट दिखा के वर्टेब्रल आर्टरी दोनों आई हैं यहाँ पे, और यहाँ के ज्वाइन होकर बेसिलर आर्टरी एक बना दी, और एक बनाने के बाद में देखो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच यहाँ से निकल गई, और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे आके बनी है ना। उससे पहले ये सेरेब्रल आर्टरी बनी है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी बनी है, कम्युनिकेटिंग आर्टरी बनी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है, ठीक है। ब्रांकियोसेफेलिक निकालना, ब्रांकियोसेफेलिक निकाल के उसके बाद में ये ब्रांचें निकालना अपने, और इनसे ब्रांच निकाल के आगे सर्कस ऑफ विलिस तक ले जाना इसको, बस, ठीक है। अगर ये पूरा ऊपर से याद नहीं हो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैसे कर लेंगे मैं। चलिए, फोरामन मैग्नम के अंदर क्रेनियल कैविटी में वर्टेब्रल आर्टरी ज्वाइन करेगी, बेसिलर आर्टरी बना दी, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाएगी। चलिए सर्कस ऑफ विलिस देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर करेगी इनटू द क्रेनियल कैविटी। जो राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, लेफ्ट की भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट की भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब एंटर करेंगी कैविटी के अंदर, क्रेनियल कैविटी के अंदर, थ्रू द कैरोटिड कैनाल, तो वो डिवाइड हो जाएंगी इनटू दी टू ब्रांचेज, इंटरनल एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर। तो जब इंटरनल राइट और लेफ्ट वाली जो कैरोटिड आर्टरी हैं, वो किसके थ्रू अंदर जाएंगी, किसके थ्रू जाएंगी अंदर? कैरोटिड कैनाल के थ्रू जाएंगी, और वो आगे जाके डिवाइड हो जाएंगी किसमें? दो ब्रांच के अंदर, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो यूनिट होगी बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, तो इसके साथ में वो जुड़ जाएगी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ में जॉइंट हो जाएगी, ठीक है। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से अपनी राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी कनेक्ट होंगी, तो इससे ये वाली आर्टरी भी कनेक्ट होंगी। तो अब इतना कंफ्यूज नहीं होना अपने को, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर वाला लिख देना सर्कस ऑफ विलिस के अंदर, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लिए जाएंगे।
तो मेजर कैथ के इक्विपमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, है ना, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब में होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। एडिशनल में स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिक्वायर होंगे फॉर द एंजियोग्राफी, जो कि नीचे दिए गए हैं, है ना। एडिशनल में जो एक्स्ट्रा अपने को रिक्वायरमेंट होगा वो कौन कौन से, सबसे पहले कैथेटर, सेरेब्रल कैथेटर, हेड एंटर, है ना, SIM1, सिमन SIM2 एंड बेंसन JB2 JB3। दीज कैथेटर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे और उनको कर्व होगा। तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपको इतना सा लिख सकते हैं आप इसके अंदर कि सेरेब्रल कैथेटर, है ना, हेड एंटर वो चाहिए होंगे अपने को, और SIM1 SIM2 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बाकी इसमें से कुछ नहीं लिखना, बाकी ये लिखना है कि 100 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। गाइड वायर के इसने डायमीटर बताया, देखो 0.35 mm से 0.38 mm थिक होगा, मतलब इसकी मोटाई होगी। कॉन्ट्रास्ट एजेंट हाइड्रोनेटेड नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया 350 आयोडीन पर mg, फ्लो रेट 8 ml पर सेकंड के हिसाब से इंजेक्ट करना। इंजेक्शन रेट बताया इसने कि 8 ml पर सेकंड में जाना चाहिए। फिर अपनी सीथ जो होती है ना, जिसके थ्रू गाइड वायर जाएंगे, है ना, कैथेटर जाएगा, तो सीथ में क्या होगा कि साइज एंड लेंथ ऑफ द गाइड वायर एंड कैथेटर को डिटरमाइन किया जाएगा बाय द न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, कि कितने साइज का और कितने लेंथ का गाइड वायर लेना है या कैथेटर लेना, वो डिटरमाइन करेगा न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए अब अपना मेन आ जाता पोर्शन पूरा का पूरा, वो है इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन और प्रोसीजर वगैरह, आफ्टर केयर कॉम्प्लिकेशन। चलिए देखते हैं। तो अपन इंडिकेशन की बात करते हैं कि भाई किन किन कंडीशन के अंदर किया जाता है। तो एंजियोग्राफी बेसिकली सेम ही होते हैं सारे के सारे। एन्यूरिज्म है देखो, है ना, जो वॉल है वो वीक हो जाए, आर्टरी के वॉल वीक हो जाए, ब्लड वेसल वीक हो जाए, आर्थ्रोवेनस माल फॉर्मेशन, है ना, दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाए, आर्टरी और वेन के बीच में माल फॉर्मेशन, है ना, गड़बड़ हो जाए उस कनेक्शन की वजह से। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर फैटी लिपिड रिच डिपॉजिट हो जाए, प्लेग बन जाए, मतलब कुछ डिपॉजिट हो गया आर्टरी के वॉल के ऊपर। तो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर ये डिपॉजिट हो सकता है, हाँ, आर्टरी की जो दीवार होती है उसके ऊपर प्लेग वगैरह हो सकता है, डिपॉजिट कुछ हो सकता है, फैटी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमता है ना, उसको बोलते हैं अपन एक टाइप से। फिर आता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस के अंदर देखो नैरोइंग हो जाना, आर्टरी की जो दीवार हैं दोनों आपस में चिपकने की कोशिश करती हैं बीच से, तो ल्यूमेन है वो पतला हो जाता है, उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। सस्पेक्टेड क्लोट अगर है ना, क्लोट जमा हुआ है, थ्रोम्बस है, एम्बोलस है, ये सारी चीज़ें हैं तो भी करेंगे अपन। इसके अलावा स्ट्रोक है, उस कंडीशन में हेमरेज की कंडीशन अगर है तो उसमें, और ब्रेन ट्यूमर है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या करेंगे, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिक वो सारी वही चीज़ें हैं जो अपन ने हर प्रोसीजर, हर एंजियोग्राफी प्रोसीजर में देखी हैं। ठीक है, वही आपने रिपीट करी यहाँ पे। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, भी किन कंडीशन के अंदर नहीं करना है। तो अपन ने बताया हुआ कि स्पेशल इसमें कुछ होती हैं वो ध्यान रखना होता है, जैसे सीवियर एनीमिया हो गया, रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर ये हो गया ना, ब्लड क्लोटिंग है ना, हाइपरटेंशन, ये कुछ विशेष कंडीशन है। बाकी अपनी एलर्जी वाली और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी वाली दो चीज़ें कॉमन रहती हैं। ठीक है, ये दोनों तो चलो चलती हैं सब में। रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, है ना, जो लीवर फेलियर, उस कंडीशन में सीवियर एनीमिया है, किसी को ब्लड की कमी है ना बहुत ज़्यादा, तो नहीं करना है। इम्पेयर्ड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ना, उसके अंदर इम्पेयर्ड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट, जो रिपोर्ट देखी है अपने तो उसके अंदर पता चला अपने को, तो उस कंडीशन में भी। और एब्सेंस ऑफ पल्स एट द एक्सेस साइट है, मतलब जैसे थाई अगर आपने सेलेक्ट करी है और उसके ऊपर पल्स नहीं मिल रही, एक्सेस नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको नहीं करना है। सीवियर हाइपरटेंशन, किसी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उस कंडीशन में भी प्रोसीजर नहीं करना है। फिर प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन में आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनको रिव्यू करेगा रेडियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। मतलब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अपने को किन किन चीज़ों को रिव्यू करना देखना है उसके बारे में। तो चेस्ट का एक्सरे है, ब्लड यूरिया है, ब्लड सीरम क्रिएटिनिन